हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी मित्रों का एग्जामपुर के एप्लीकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं बच्चा पार्टी? चलो सारे के सारे बच्चे जो है फटाफट इस सत्र के साथ जुड़ना शुरू हो जाओ। सभी के सभी फटाफट सभी के सभी तेजी से इस सत्र के साथ जुड़ जाओ ताकि आज की ये जो क्लास है इस क्लास को हम लोग प्रारंभ करें जाए। चलिए सभी बच्चे आ जाइए। मैं आशा कर रहा हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ अपने घरों पर बैठकर बढ़िया ढंग से आप अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आ जाओ बच्चों फटाफट सभी के सभी। आप सबको पता है कि हम लोग डिजीज के विषय में बात कर रहे हैं। डिजीज से आज हमारी ये नेक्स्ट दूसरी क्लास है। कल मैंने आपसे बात किया हुआ था कि डिजीज होता क्या है बच्चों। हमने बात किया हुआ था कि वह स्थिति जिस स्थिति में कोई व्यक्ति अपने कार्यों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से करने में असमर्थ होता है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्थिति को हम लोग बीमारी या रोग की अवस्था कहते हैं। फिर हमने बात किया था कि ये बीमारी या रोग जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं बालक। तो इसमें हमने बात किया था कि ये दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है कंजेंटियल डिजीज हो जाता है और दूसरा एक्वायर्ड डिजीज हो जाता है। जन्मजात रोग हो जाता है और उपार्जित रोग हो जाता है। फिर उपार्जित रोग के विषय में हमने बात किया हुआ था कि उपार्जित रोग दो तरह का हो सकता है। ये कम्युनिकेबल हो सकता है या नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है। संक्रामक हो सकता है या गैर संक्रामक हो सकता है। संक्रामक में आपको बताया हुआ था कि संक्रामक वे रोग होते हैं जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भौतिक संपर्कों के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं। जबकि दूसरी तरफ बताया कि गैर संक्रामक रोग जो होते हैं जब तक उस रोग का कारक उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट नहीं करता है, व्यक्ति विशेष उस रोग से पीड़ित नहीं होता है, अर्थात जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भौतिक संपर्कों या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा नहीं फैलते हैं। यहां से आगे बढ़ के हमारी बात हुई थी कि जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं, जो उपार्जित रोग होते हैं, उनके कारकों के विषय में हमने बात किया हुआ था। तो इनके कारकों के विषय में हमने बात किया हुआ था कि ये कारक जो हमारे पास हो जाते हैं, कौन कौन से कारक हो जाते हैं। तो ये वायरस हो सकता है, हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर फंगस हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात किया हुआ था। और फिर मैंने आपको बात बताया हुआ था कि जो आपके पास वायरस से जनित बीमारियां हैं, आपको बताया था कि वायरस जो है, इस वायरस की खोज दिमित्री इवानोवेस्की के द्वारा 1892 में की गई। ठीक है, जो कि एक रशियन केमिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे। साथ ही साथ मैंने आपको बात बताया हुआ था कि इनके द्वारा प्रथम वायरस जो देखा गया इसका नाम टीएमवी दिया गया था। तंबाकू की पत्ती में देखा था तो टोबैको मोजाइक वायरस हो गया। और वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। और फिर हमने वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारियों को पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखा था। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी, जो मैंने आप लोगों से बात कर लिया हुआ था। देखो अभी मैंने बार बार आपको बात किया हुआ है दिनकर साहब, अभी एक एक करके केवल पहले तरह के प्रश्न के विषय में मैंने आपसे बात किया हुआ है कि आप डिजीज की पहचान कैसे करोगे। एक एक डिजीज को डिटेल में लूंगा, उसके वायरस की बात करूंगा, फिर बात करूंगा वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। तो सारी चीजें हो जाएगी एक एक करके। ठीक है, आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए फिर बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग किसके विषय में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो डिजीज हम लोग देखेंगे किसके थ्रू हो जाती है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले रोग हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर इसके विषय में बात करते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो फटाफट सारे के सारे लेट नहीं हुए हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो फिर आज बात कर लेते हैं किसके संदर्भ में। आज हम लोग बात करते हैं बच्चा पार्टी डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आइए इसको देखते हैं। तो बात करते हैं यहां पर हम लोग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डिजीज caused by बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों की पहचान करते हैं। जीवाणु जनित रोग के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब यहां पर देखिए जीवाणु जनित जो रोग है, बैक्टीरिया के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारे पास होता है, इस बैक्टीरिया के संदर्भ में हम लोग बात करें कि जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, जीवाणु को खोज किसने की है। बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, इस जीवाणु की खोज, इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया हुआ है, डिस्कवर्ड बाय, खोजा गया है, खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया, तो इसको खोजा गया हुआ है ल्यून हॉक के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया हुआ है बच्चों, ल्यून हॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा आपको ढूंढा गया हुआ है, ल्यूवन हॉक। ठीक है, ल्यून हॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किसको ढूंढा गया, आपको ल्यून हॉक के द्वारा, आप ध्यान में रखा कीजिए, ढूंढा गया हुआ है बच्चों बैक्टीरिया को। और इनके द्वारा बैक्टीरिया को कब ढूंढा गया, 1683 में बैक्टीरिया को ढूंढा गया। 1683 में ये विशेषतः क्या थे, आपको एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के विषय में सबसे पहले हमें जानकारी दी। ठीक है, बैक्टीरिया के विषय में ये जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद बात करें कि ये जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जिस तरह से हमने पढ़ा हुआ था कि स्टडी ऑफ वायरस क्या होता है, वायरोलॉजी होता है, उसी तरीके से स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी होता है। क्या हो जाता है, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम लोग बात करते हैं किसके विषय में, आपको बैक्टीरिया के विषय में। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये जो बैक्टीरिया होता है साथियों, जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया, या सिंह शिवानी जी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया के विषय में बात करते हैं, तो बैक्टीरिया की टाइप्स कितने हो जाते हैं। देखिए, सभी टाइप्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक ध्यान में ये रखा कीजिए कि कई बार इसको टाइप्स में बांट दिया जाता है। तो बैक्टीरिया जो होता है, इस बैक्टीरिया को 7 टाइप्स में हम लोग बांटते हैं। जैसे कोकस है, बैक्टीरिया के नाम के अंदर रखता है, कोकस है, ठीक है, या फिर आपके पास बेसिलस है, या विब्रियो है। इस तरीके से आपके पास बैक्टीरिया के 7 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं के 7 प्रकार होते हैं। ये एक सवाल पूछा गया हुआ था, तो आपको बता देता हूं, जीवाणुओं के 7 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे आपके पास हो जाता है कोकस, कोकस है, जैसे आपके पास विब्रियो है, विब्रियो है, जैसे न्यूमोनिया, देखिएगा न्यूमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा, तो कोकस आ गया। हैजा जो होता है विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, तो विब्रियो हो जाता है। इसी तरीके से बेसिलस है, बेसिलस है, बेसिलस एटसेट्रा। इस तरीके से इसका चलता है परिवार का नाम। खैर, आपको परिवार का नाम जानने की जरूरत नहीं है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके टाइप से, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 7 टाइप होते हैं। बस इतनी बात आप लोगों को अपने ध्यान में, अपने मगज में रखनी है। ठीक है, तो कितने टाइप्स हो गए, 7 टाइप्स हो गए। अब बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, इन बीमारियों को हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की पहचान के विषय में बात करते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक हम लोग देख सकते हैं, इसके लिए भी एक हम ट्रिक देखते हैं बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया जीवाणुओं की पहचान के लिए क्या हमारे पास ट्रिक रहेगा, इसके लिए ट्रिक हम लोग कर लेते हैं, पंडित का टिक न्यू है शीगो, न्यू है शीगो। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। पंडित का शिक टिक न्यू है शीगो।
ठीक है, एक एक करके देखिए, सबको लेते हैं और सबसे बनाते हैं बीमारियों का नाम। सबसे पहले पंडित का हमने प ले लिया और इस प से बना लिया प्लेग। प्लेग, तो प्लेग जो है ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ठीक है, प्लेग के विषय में हमने बात कर लिया, तो पहली बीमारी हमारे पास क्या हो गई, प्लेग हो गई। इसके बाद देखिए डी है, परिवार के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल सृष्टि सिंह जी, केवल आपको यह ध्यान में रखा कीजिए कि 7 टाइप हो जाते हैं। इसके बाद देखिए डी जो होता है, इस डी का नाम हो जाता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डी से कौन सी बीमारी बन गई, डिप्थीरिया बन गई, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। इसके बाद देखिए त से क्या बन जाएगा, त से बन जाएगा तपेदिक। तपेदिक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी कहते हैं, कुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तपेदिक या क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आप लोग को समझना है कि जो त शब्द है, इस त शब्द को जब अंग्रेजी में आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अंग्रेजी में उच्चारण करते हैं, तो त को आप लोग ट के जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि त रीता है, रीता को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो रीटा बोलते हैं। तो अगर त का प्रोनाउंसिएशन हम लोग ट के तरह करें, त का प्रोनाउंसिएशन ट के तरह करें, तो एक और बीमारी इससे बन जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, टाइफाइड। टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड हो गया। ठीक है, अगर त का उच्चारण ट की तरह करें तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए का जो है, इस का से बन जाएगा काली खांसी। काली खांसी हो जाएगा, जिसको काली खांसी या कुकुर खांसी भी बोलते हैं, हिंदी में कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, वुफिंग कफ बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको वुफिंग कफ बोला जाता है, वुफिंग कफ बोला जाता है। या इसी बीमारी को एक और नाम से जानते हैं, इसको परट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, परट्यूसिस के भी नाम से जानते हैं बच्चों, इसको परट्यूसिस के भी नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। तो काली खांसी, कुकुर खांसी या फिर परट्यूसिस इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया हुआ था 1683 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद टी है पंडित का, तो टी जो है इस टी से बना सकते हैं आप, इसको टिटनस बोल सकते हैं या टेटनस बोल सकते हैं। टिटनस या टेटनस, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, टेटनस हो जाता है, टेटनस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो क है, इस क से बन जाता है कुष्ठ। कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग, या जिसको कोढ़ भी बोला जाता है, कोढ़ भी बोला जाता है, कुष्ठ या फिर कोढ़ बोला जाता है, लेप्रोसी बोला जाता है, लेप्रोसी। तो अगली बीमारी क से क्या बन गई, कुष्ठ, कोढ़ या लेप्रोसी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप तो टिक तक पहुंच गए। जो न्यू वर्ड है, इस न्यू से बन जाएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बन जाएगा, न्यू से क्या बन जाएगा, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बन जाएगा बच्चों। ठीक है, पी न्यूमोनिया लिखते हैं, पी साइलेंट होता है, न्यूमोनिया पढ़ते हैं। है जो है, इस है से क्या बन जाएगा, इस है से बन जाएगा हैजा। क्या बन जाएगा, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा बन जाएगा, जिसको हैजा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास सी जो है, इस सी से क्या बन जाएगा, सी जो है इस सी से बन जाएगा सिफिलिस। क्या बन जाएगा, सिफिलिस बन जाएगा, सिफिलिस। और जो गो है, इस गो से बन जाएगा गुनेरिया। गो से क्या बन जाएगा, गुनेरिया। गुनेरिया। तो ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों की पहचान आप कर सकते हो, ये जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं।
सर डॉग को गांव में कुकुर कहा जाता है। हाँ देखो, जनरली क्या हो जाता है, कुकुर वर्ड जो है, ये कुकुर वर्ड सही मायने में ये जो है बंगला का शब्द है। जो बंगला में, वैसे हिंदी में तो हम लोग कुत्ता को क्या बोलते हैं, कुत्ता ही बोलते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में जाओगे, वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर बंगला में इसको कुकुर बोला जाता है। ठीक है, कुकुर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रुक रुक के खांसी आती है। कुत्ते कैसे रुक रुक के भौंकते हैं, उसी तरीके से यहाँ हंसते हैं, उस तरीके से खांसी आती है। बच्चों में होने वाली बीमारी है, तो इसको काली खांसी या कुकुर खांसी कहा जाता है। वैसे इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, परट्यूसिस होता है। ठीक है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बारे में प्रियांशी अभी हम लोग बात करेंगे। मैं केवल आप लोगों को कह रहा हूँ कि रोगों की पहचान करिए। डिप्थीरिया भी जो है ये बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, जीवाणु संबंधित जो रोग हो जाते हैं ये ज्यादातर बच्चों में होते हैं, तो जीवाणु संबंधित रोग है ये। आगे अभी इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा कि डिप्थीरिया बीमारी जो होती है इसमें क्या क्या होती है। अभी तो केवल पहचान करना सिखा रहा हूं कि कैसे पहचान कर लोगे कि कौन सा रोग विषाणु से है या कौन सा जीवाणु से है। ठीक है, तो सिफिलिस हो गया और गोनेरिया हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहां तक ये बात आपके समझ में आ गई, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और अब किसके विषय में बात करेंगे, अब विषय में बात करेंगे हम लोग प्रोटोजुआ के विषय में। ठीक है, प्रोटोजुआ के विषय में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए आगे बात करते हैं किसके विषय में, प्रोटोजुआ के विषय में। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ, ठीक है, प्रोटोजुआ के विषय में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये जो प्रोटोजुआ है। अच्छा, यहाँ एक और चीज आप लोग ध्यान में रख लिया कीजिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर जब आप लोगों से बात किया था किसके विषय में, बैक्टीरिया के विषय में बात किया हुआ था, तो कई बार आपसे क्या हो जाता है कि जीवाणु, कल के विषय में हम अभी बात कर रहे थे, इससे पहले हमने कल की क्लास में विषाणु में बात किया हुआ था। तो आप सबको पता होता है कि विषाणु, कल मैंने बताया हुआ था कि सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी है, तो इसके लिए कोई विशेष किंगडम नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को किस किंगडम में या किस जगत में रखते हैं, तो बैक्टीरिया के लिए याद रखिएगा कि इसका जो किंगडम है, जिस किंगडम में इसको रखा गया है, कौन सा किंगडम है, मोनेरा। मोनेरा में सभी बैक्टीरियाओं को रखा गया हुआ है। रॉबर्ट विटिकर के साहब, रॉबर्ट विटिकर ने जो सारा का सारा आपके पास जीव है, इनको 5 किंगडम में बांटा हुआ है, जिसको हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया जो होता है, इस बैक्टीरिया को किस में रखा गया हुआ है, मोनेरा में रखा गया हुआ है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात जो कर रहे हुए थे, किसके विषय में बात कर रहे थे, प्रोटोजुआ के विषय में। तो प्रोटोजुआ जो है, इसके लिए जो किंगडम है, किस किंगडम में, किस जगत में इसको रखा गया हुआ है, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो इसके लिए जो किंगडम है, ये किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इसको रखा गया है, प्रोटिस्टा में। कौन से किंगडम में रखा गया हुआ है, प्रोटिस्टा में इसको रखा गया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपके पास प्रोटोजुआ है, इस प्रोटोजुआ की खोज किस व्यक्ति ने की हुई है, प्रोटोजुआ को डिस्कवर करने वाले कौन से व्यक्ति हैं, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, इसकी खोजा गया, इसको भी ल्यूवेनहॉक महोदय के द्वारा ढूंढा गया हुआ है, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इसको भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही ढूंढा हुआ है। किसको ढूंढा गया हुआ है भैया, प्रोटोजुआ को ढूंढा गया हुआ है। ठीक है, जितने भी प्रोटोजुआ हैं, लगभग प्रमुख प्रोटोजुआ हैं, 1674 इनका कार्यकाल कहा जाता है। तो इस दरमियान इनको क्या किया गया हुआ है, ढूंढा गया हुआ है। किसको, प्रोटोजुआ को। तो किंगडम क्या हो गया इसका, प्रोटिस्टा हो गया। और इसको किसमें जोड़ा जाता है, आपको खोज किसने की हुई है, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है सर, किंगडम की हिंदी, अरे जगत होता है मेरे भाई, किंगडम को कहा जाता है कौन सा, जगत, जगत बोला जाता है। ठीक है, जगत। ठीक है, चलिए, वायरस का किंगडम, सर वायरस का कोई किंगडम नहीं होता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो वायरस के लिए कोई पार्टिकुलर किंगडम नहीं है।
ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए किंगडम तो 5 ही है ना भाई मेरे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांटी। तो वायरस के लिए इस तरीके से, क्योंकि ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, तो हमने लिविंग थिंग्स को तो 5 किंगडम में बांटा हुआ है, इसीलिए इसके लिए कोई जगत नहीं है, इसके लिए कोई किंगडम जो है आपके पास वायरस के लिए नहीं है। ठीक है, अब बात किया जाए कि जो प्रोटोजुआ का अध्ययन होता है, ये जिस शाखा के अंदर किया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोजुआ का अध्ययन, प्रोटोजुआ का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ जो है, स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ प्रोटोजुआ जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटोजूलॉजी। क्या बोला जाता है? प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, प्रोटोजूलॉजी। तो प्रोटोजूलॉजी के अंदर हम लोग किसके विषय में पढ़ते हैं? प्रोटोजुआ के विषय में पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, प्रोटोजूलॉजी जो होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोजुआ के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, विच वायरस डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम? अर्जेंट दुबे साहब, ये कल ही आपको बताया हुआ था, वायरस कौन सा हुआ था। कल की क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया था, टीएमवी वायरस सबसे पहले, टीएमवी वायरस सबसे पहले ढूंढा गया हुआ था। ठीक है भैया, टीएमवी वायरस को सबसे पहले ढूंढा गया हुआ था। ठीक है जी, बिल्कुल, हम लोग एनीमिलिया के अंदर आ जाते हैं, हम लोग एनीमिलिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक है सर, क्लियर? चलिए, प्रोटोजूलॉजी, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियां हैं, इस प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों की पहचान आप लोग कैसे करोगे? ठीक है, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों के लिए ट्रिक देखो क्या होगा। इसके लिए ट्रिक देखो क्या होगा। इसके लिए ट्रिक ध्यान में रखना है, पापा काम पे फ्री सोते हैं, पापा काम पर फ्री सोते हैं। इससे हम लोग बनाएंगे प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारियों को। अब देखो, इससे बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले पापा, तो पापा से क्या बना लिया? पायरिया। पापा के प से क्या बना लिया? पायरिया बन गया, पायरिया बन गया। ठीक है, पापा से क्या बन गया? पायरिया बन गया। इसके बाद देखो काम, काम का जो का है, इस का से बन जाएगा कालाजार, कालाजार। ठीक है, कालाजार। ठीक है, इसके बाद देखो जो म है, काम का जो म है, इस म से बन जाएगा मलेरिया, मलेरिया बन जाएगा बच्चों, मलेरिया बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो काम तक जो पहुंच गया। इसके बाद पे है, तो पे से बन जाएगा, पे जो है इस पे से बन जाएगा पेचिस। ठीक है, पे जो होगा इस पे से बन जाएगा पेचिस, पेचिस हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। ठीक है, पेचिस हो जाता है, जिसको पेचिस को डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, इसको डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो है आपको काम पे फ्री सोते हैं, तो फा है। ठीक है, प्रोटोजुआ का इस तरीके से टाइप्स नहीं है वैभव श्रीवास्तव जी, उसका टाइप्स जिसका होगा उसी का तो बताऊंगा मेरे भाई, उसका नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर बात कर लेते हैं फ। तो फ जो हो जाता है, इस फ से बन जाता है फाइलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया हो गया। और सोते हैं, सोते हैं का मतलब क्या होगा? सोने का मतलब सोने से है, सोते हैं का मतलब क्या हुआ? सोने से है, तो इससे होता है निंद्रा रोग, स्लीपिंग सीकनेस। ठीक है, तो सोते हैं से क्या बन जाएगा? स्लीपिंग सीकनेस। सोते हैं, सोते हैं का मतलब सोना हो गया, तो इससे बन जाता है निंद्रा रोग, जिसको स्लीपिंग सीकनेस बोला जाता है, स्लीपिंग सीकनेस बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये है
प्रोटोजुआ से संबंधित बीमारियों को पहचान करने का तरीका, पापा काम पे फ्री सोते हैं, तो पापा से पायरिया हो गया, का से कालाजार हो गया, म से मलेरिया हो गया, पे से पेचिस हो गया, फ से फाइलेरिया हो गया, और सोते हैं से क्या बन गया, निंद्रा रोग बन गया बच्चा। ठीक है, निंद्रा रोग बन गया, स्लीपिंग सीकनेस बन गया। ठीक है, स्लीपिंग क्या बन गया, स्लीपिंग सीकनेस बन गया। ठीक है, चलिए जी लक्षित गोदरा जी, जो आपके पास कालाजार होता है, इसके लिए जो प्रोटोजुआ होता है उसको लिस्मेनिया डोनोवेनी नाम होता है। ठीक है मेरे भाई, उसका नाम क्या होता है, लिस्मेनिया डोनोवेनी होता है। तो कई बार प्रोटोजुआ के आधार पर भी कालाजार का नाम लिस्मेनिया डिजीज कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रोटोजुआ के कारण होता है उसका नाम क्या है, लिस्मेनिया डोनोवेनी। अभी जब डिटेल में चलेंगे तो इसके विषय में और मैं आपसे बात करूंगा। सर व्हाट इज प्रोटोजुआ एंड किंगडम? अरे मेरे भाई, प्रोटोजुआ क्या है, अब ये पूछ रहे हैं। अभी आपको बताया कि प्रोटोजुआ वायरस, बैक्टीरिया या फंगस, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इनके लिए अलग अलग फैमिली है। तो प्रोटोजुआ के लिए बांटा गया हुआ है कि जिस परिवार से आते हैं, ये किस परिवार में आते हैं, इनका परिवार जो है, इस परिवार का नाम है प्रोटिस्टा। तो किस जगत में इनको रखा गया हुआ है, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं किसके विषय में, अब बात करते हैं फंगस के विषय में। ठीक है, फंगस के विषय में बात करते हैं, कवक के विषय में। फंगस, कवक। ठीक है, अब कवक की बात करें कि कवक जो है, फंगस जो है, इसको किस किंगडम में रखा गया है, किस जगत में आता है, तो इसके लिए स्पेशल जगत है फंगी, या जिसको फंजाई आप लोग पढ़ते हैं, तो फंगी या फंजाई कहते हैं। तो इसके लिए जो किंगडम है, इसका किंगडम जो है ये कौन सा है, फंगी। फंगी इसको पढ़ते हैं, या फिर फंजाई भी पढ़ लेते हैं, फंगी। ठीक है, तो ये किंगडम जो है, इस किंगडम में इसको रखा गया हुआ है, किसको, आपको फंगस को रखा गया हुआ है। अब बात करिए ये जो फंगस है, इस फंगस को डिस्कवर्ड किसने किया हुआ है। ठीक है, अरे मेरे भाई प्रियांशु जी, अभी अभी आपको बताया हुआ है, आप सभी लोगों को बताया मैंने कि कभी केवल पहचान करने की बात कर रहा हूं, एक एक रोग को डिटेल में लूंगा, डिटेल में बताऊंगा किसके काटने से होता है, उस रोग का लक्षण क्या है, उससे शरीर का कौन सा अंग पीड़ित होता है। लेकिन बाज नहीं आओगे, सर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं, सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि नहीं भैया, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ाया जा रहा है उससे आप लोग ध्यान नहीं दोगे। बोल रहा हूं कि एक एक डिजीज को डिटेल में लूंगा, पहले डिजीज की पहचान तो करो कि कौन वायरस से हो रहा है, कौन फंगस से हो रहा है, कौन प्रोटोजुआ से हो रहा है, पहले पहचान तो करो। सभी के बारे में डिटेल में करूंगा, एक एक करके सबके विषय में बात करूंगा, लेकिन नहीं, सवाल पूछना है हमें तो सवाल नहीं पूछेंगे तो लोग हमको बेवकूफ कहेंगे, है कि नहीं। चलिए अब बात करें कि फंगस जो है, इस फंगस को किसके द्वारा बच्चा खोजा गया हुआ है, डिस्कवर्ड बाय, खोजा गया। ठीक है, तो इसको खोजा गया है रास्मुसेन। किसने खोजा हुआ है भैया, रास्मुसेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया हुआ है। रास्मुसेन, रास्मुसेन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फंगस की खोज की गई थी। पूरा इनका नाम है ब्रिगर रास्मुसेन, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है भैया, अब बात करें कि स्टडी ऑफ जो फंगस होता है, जो कवकों का अध्ययन होता है, उस कवकों का अध्ययन किस ब्रांच के अंदर किया जाता है। ठीक है, कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस, कवकों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है जीव विज्ञान के, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फंगस के बारे में, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी ध्यान में रख लेना है। ये सवाल कई बार आपको पेपर में पूछा गया हुआ है कि फंगी का स्टडी ऑफ फंगी जो होता है यह किसके अंदर किया जाता है, तो माइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें बच्चा
कि इससे जो होने वाले प्रमुख रोग हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, इसके लिए ट्रिक हमने कर दिया, गंजा दामाद खाए फ्रूट, खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इससे हम लोग बनाते हैं, इससे होने वाली डिजीज की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले है गंजा, तो गंजा से क्या बन जाएगा, गंजापन बन जाएगा, गंजापन बन जाएगा, बाल्डनेस बन जाएगा, बाल्डनेस बन जाएगा। अब दामाद जो है, इस दामाद से दो रोग हम लोग बना सकते हैं, दामाद से दो रोग बन जाएंगे, एक बन जाएगा दमा जिसको बोलते हैं अस्थमा, अस्थमा, और दूसरा क्या बन जाएगा, दाद बन जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं। दाद को क्या बोल देते हैं, रिंगवॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो दमा बन गया और दाद बन गया। इसके बाद देखिए खाए है, तो खाए से क्या बन जाएगा, खाज बन जाएगा। ठीक है, खाए जो है, इस खाए से क्या बन जाएगा, खाज बन जाएगा, स्कैबीज बन जाएगा, खाज, स्कैबीज। ठीक है, तो खाए से क्या बन गया, खाज बन गया। और फ्रूट जो है, इस फ्रूट को हम लोग फुट के तरह लेते हैं, फ्रूट को क्या लिख देते हैं, फुट। फुट का मतलब क्या होता है, पैर होता है। तो एथलीट फुट कह लीजिए, इसमें एथलीट फुट कह लीजिए या फिर हाथी पांव कह लीजिए। ठीक है, एथलीट फुट कह दीजिए या फिर क्या कह दीजिए, हाथी पांव कह दीजिए, हाथी पांव। एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। तो ये जो प्रमुख रोग है आपको, ये फंगस से होने वाले रोग हैं, ये फंगस से होने वाले रोग हैं, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, फाइकोलॉजी सेवालों का अध्ययन होता है विनोद कुमार जी। फाइकोलॉजी जो होता है ये सेवालों का अध्ययन होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ओके, क्लियर। चलिए, यस, आगे बात करते हैं। ये सब नहीं आता है क्या, ये सब नहीं आता है क्या एग्जाम में, क्या पूछना चाहते हो सलमान भाई, ये सब वही आता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल आता है भैया। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहां पर, अब डिटेल में चलेंगे और एक एक चीज को लेंगे, एक एक बीमारी को लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर हम लोग शुरू कहां से करेंगे, शुरू अपना करेंगे हम लोग फिर से वायरस के अंदर से। अब एक एक डिजीज को लेंगे और एक एक डिजीज के अंदर उसको डिटेल में हमें स्टडी करनी है और देखनी है कि वो जो डिजीज है वो किस वायरस से होता है, उस डिजीज के लक्षण क्या हैं आपके पास। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए फिर शुरू से शुरू करते हैं, फिर से बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, ठीक है। इस कैटेगरी में सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे, इस कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके विषय में, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत जब हम लोग बात कर रहे हैं वायरसेस के अंतर्गत। तो इस हिसाब से देखिए, डिजीज हमने कई सारे देखे, डिजीज हमने क्या हुआ कई सारे देखे, लेकिन ध्यान में रखा कीजिए उन डिजीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जिनसे पूछे जाने के सवाल या चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको लेते हैं और इसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके विषय में, रेबीज के विषय में। ठीक है, रेबीज के विषय में। रेबीज जिसको मैंने बताया था हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अब ये जो रेबीज है
इसके विषय में सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो रोग हो जाता है, इस रोग के लिए रेस्पॉन्सिबल विषाणु कौन सा है, वायरस कौन सा है। तो किस वायरस के कारण रेबीज बीमारी होती है, तो रेबीज बीमारी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस है, इस वायरस का नाम है रैब्डो वायरस। क्या हो जाता है, रैब्डो वायरस, रैब्डो वायरस। रैब्डो वायरस हो जाता है, ठीक है, रैब्डो वायरस हो जाता है। तो किस वायरस के कारण हो जाता है, रैब्डो वायरस के द्वारा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर कि ये जो रैब्डो वायरस हो जाता है, ये इसका फैलाव कैसे हो जाता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है इस बीमारी का, रेबीज का। तो रेबीज के ट्रांसमिशन के ऊपर बात करें कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसका फैलाव कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो ट्रांसमिशन होता है इसके विषय में बात करें, फैलाव कैसे होता है। ट्रांसमिशन, तो आप सबको पता है कि पागल कुत्ते, भेड़ियों या बंदरों के काटने से यह बीमारी जो होती है, इस बीमारी का फैलाव होता है, ठीक है। तो पागल कुत्तों के काटने से, ठीक है, तो पागल कुत्तों के काटने से इसका फैलाव होता है। पागल कुत्तों के काटने से, पागल कुत्ते कह लीजिए, भेड़िए कह लीजिए, लोमड़ी कह लीजिए, बंदर कह लीजिए, इसके द्वारा होता है पागल कुत्तों के काटने से। बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग्स। तो पागल कुत्तों के काटने से, क्योंकि उनका जो लार होता है, उनका जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा के अंदर रैब्डो वायरस पाया जाता है। तो जैसे ही वह काटते हैं तो व्यक्ति के अंतर्गत ब्लड के थ्रू उनका लार जो होता है, सलाइवा जो होता है, वो सलाइवा एंटर कर लेता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, व्यक्ति के अंदर रैबीज बीमारी हो जाती है। कुत्ता पागल कैसे होता है, कुत्ता पागल तब हो जाएगा जब उसमें रैबीज वायरस आ जाएगा, रैब्डो वायरस आ जाएगा, तब कुत्ता पागल हो जाएगा, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, ठीक है, ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकती है, इसकी संक्रमण अवधि क्या होती है। अगर इस बीमारी के अंदर हम बात करें कि इस बीमारी की संक्रमण अवधि क्या होती है, संक्रमण अवधि की बात करें कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी इंक्यूबेशन पीरियड फिक्स्ड होती है। संक्रमण अवधि का तात्पर्य होता है कि वो जो रोग है, उस रोग के लक्षण जो हो जाते हैं, यह कितने दिनों में परिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो रैबीज होता है, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है 2 से 16 सप्ताह या इससे भी अधिक हो सकती है। कई लोगों में ऐसा देखा गया हुआ है कि पागल कुत्ते ने आज काटा है और 3 साल बाद रैबीज हुआ है। तो बहुत लंबे समय तक क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ये जो वायरस है आपके शरीर के अंदर निर्जीव अवस्था में रह सकता है। तो जनरली जो इसकी संक्रमण अवधि होती है 2 से 16 सप्ताह या इससे भी अधिक। या इससे भी अधिक 2 to 16 वीक्स और मोर देन दिस, इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करें कि ये जो रैबीज होता है, इस रैबीज बीमारी के अंतर्गत, अब ये जो रैबीज बीमारी होता है, इस रैबीज बीमारी के अंतर्गत शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। प्रभावित अंग के विषय में बात करें कि अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो जाता है, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन को देखे बच्चा कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग कौन सा होता है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो जाता है। तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, अफेक्टेड ऑर्गन होगा
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात करें कि ये जो बीमारी है, एक बात बताओ यार अनुज, एक बात बताओ, तुमने लिखा है पागल कुत्ते के काटने से यह बीमारी होती है या फिर नॉर्मल कुत्ते के काटने से। इसका मतलब कि आप एक बात बताओ, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो अनुज भाई। आप एक बात बताओ, क्लास में आपका ध्यान नहीं दिया हुआ। जब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पागल कुत्ते के काटने से, तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया कि नॉर्मल कुत्ते के काटने से होगा कि नहीं होगा। जब लिख दिया है, बता दिया कि पागल कुत्ते के काटने से, फिर भी कमेंट करके कह रहे हो कि सर पागल कुत्ते से होता है, नॉर्मल कुत्ते से नहीं होता है। अरे जब बता दिया मेरे भाई, आपका जो वातावरण है, आपके वातावरण के अंतर्गत वातावरणीय कारक में जीवाणु भी पनपते हैं, विषाणु भी पनपते हैं। अब ये जो विषाणु होते हैं, इनमें विशेष तरह का विषाणु है रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस दो ही जगह पर रह सकता है, या तो कहां पर रह सकता है, कुत्तों के सलाइवा में या हमारे शरीर के अंतर्गत। तो ये जो वातावरण में पनप रहा है, वातावरण में जो पनप रहा है ये रेब्डोवायरस, ये एंटर किसके अंदर किया, कुत्तों के अंदर। जब कुत्तों के अंदर ये वायरस एंटर करता है तो कुत्ते अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जब कुत्ते अपना मानसिक संतुलन खो दिए, मतलब कुत्ता कैसा हो गया, पागल कुत्ता हो गया। अब वो कुत्ता क्या करेगा, किसी व्यक्ति को काटेगा। तो कुत्ता जब काटेगा, कुत्ते को देखते हो सैलिवेट करते रहते हैं, लार टपकाते रहते हैं। तो जब बाइट करेगा किसी व्यक्ति को, तो बाइट करने वाले स्थान में उसके सलाइवा के पार्टिकल्स जाएंगे, और रेब्डोवायरस किसके थ्रू, उसी के सलाइवा में पाया जा रहा है, लार में पाया जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर जाएगा। जब व्यक्ति के अंदर जाएगा तो व्यक्ति भी अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर देगा। अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, वो सभी बातों के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जो चीजें लिख दिया गया हुआ है उस पर तो ध्यान दे दो। ठीक है, उस पर ध्यान दो। केवल सवाल पूछने पर ध्यान रहता है, क्या पढ़ाया जा रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए लक्षण देखते हैं इसके क्या क्या होते हैं बच्चों, सिम्टम्स। ठीक है, तो इस बीमारी के अंतर्गत क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक सिरदर्द होता है, तेज बुखार होता है, अत्यधिक सिरदर्द, सिरदर्द हो गया, सीवर हेडेक, ठीक है, तेज बुखार हो गया, हाई फीवर हो गया, तेज बुखार हुआ, हाई फीवर होता है इसके लक्षण में, हाई फीवर हो गया, तेज बुखार हुआ। और क्या देखने को मिलता है भैया, और एक्साइटमेंट देखने को मिलती है, उत्तेजना देखने को मिलती है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, उत्तेजना। और व्यक्ति जो होता है उसमें सलाइवा का लॉस होता है, एक्सेस सलाइवा जो होता है, एक्सेस सलाइवा जो होता है वो एक्सेस सलाइवा के थ्रू क्या हो जाता है, आपके पास व्यक्ति में से लार का लॉस हो रहा है। अगर लार का लॉस होगा तो व्यक्ति विशेष को क्या हो जाएगा, भोजन को निगलने में परेशानी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाता है, निगलने में परेशानी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में परेशानी, भोजन को क्या होगा, निगलने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। और क्या हो जाता है, व्यक्ति की जो आवाज है उस आवाज में परिवर्तन आता है, खराश आनी शुरू हो जाती है। तो कहा जाता है कि आवाज में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन। वॉइस चेंजेस। तो ये सारे प्रमुख लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं किसके अंदर, रेबीज बीमारी के अंदर। रेबीज बीमारी के अंतर्गत यह देखने को मिलते हैं। उत्तेजना का मतलब क्या है, उत्तेजना का मतलब एक्साइटमेंट का स्टेज, मतलब व्यक्ति विशेष स्थिर नहीं रख सकता। कुत्तों को देखते हो, कुत्ते हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो रेबीज से पीड़ित जो व्यक्ति हो जाएगा वो स्थिर नहीं रहेगा, उस व्यक्ति में बेचैनी, उत्तेजना का मतलब क्या है, बेचैनी से तात्पर्य है। ठीक है, तो
उत्तेजना का तात्पर्य बेचैनी से हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, इसका इलाज क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। प्रिवेंशन एंड क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर, रोकथाम तथा इलाज, रोकथाम तथा इलाज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। अब तो हालांकि देखिए बहुत सारी चीजें हो गई है। पहले तो क्या होता था, पेट में 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, लेकिन अब 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं रेबीज रोधी से। और ये जो रेबीज रोधी टीका होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, ये जो एंटीबॉडी बनाती है, ये एंटीबॉडी का प्रभाव आपके शरीर में 5 साल तक रहता है। यानी कि अगर आपने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया है तो उस दौरान 5 साल की अवधि में अगर दोबारा आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको जनरली इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको रेबीज रोधी टीका कहा जाता है। तो रेबीज रोधी टीके के द्वारा, ठीक है, रेबीज रोधी, रेबीज रोधी टीके के द्वारा, टीके के द्वारा, थ्रू एंटी रेबीज वैक्सीन, थ्रू एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, इतनी बातें आपको किससे ध्यान में रख लेनी है, रेबीज पे ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हमने रेबीज के विषय में कर ली। दूसरा बीमारी लेते हैं। दूसरी बीमारी कौन सी लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं चेचक को, चिकन पॉक्स को, चिकन पॉक्स। ठीक है, अच्छा, एक और बात पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास रेबीज रोग है, ये संक्रामक है या नहीं है। तो ध्यान में रखा कीजिए कि रेबीज रोग जो है, रेबीज के व्यक्ति से हाथ मिलाने में या उससे टच होने से रेबीज नहीं फैलता है, तो संक्रामक यह बीमारी नहीं है, ध्यान में रखा कीजिए। लेकिन हाँ, अगर रेबीज से पीड़ित व्यक्ति, रेबीज से पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले और काटे जाने वाले व्यक्ति में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो चांसेस बनते हैं कि जो रेबीज वाला व्यक्ति था उसके लार से स्वस्थ व्यक्ति को जिसको काटा गया है उसके अंतर्गत रेबीज वायरस जा सकता है। तो उस केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के टच से ही रेबीज हो जाएगा। हाँ, अगर ये चीज याद रखा कीजिए कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जी हाँ, लुई पास्चर ने इसके वैक्सीन को ढूंढा था, बहुत बढ़िया। बैक स्लाइड, चलिए बैक स्लाइड देख लीजिए, बैक स्लाइड देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चेचक के विषय में। ठीक है, चलिए, क्लियर। ओके, अब आ जाते हैं कहां पर, चेचक के अंदर आ जाते हैं, चिकन पॉक्स के अंदर आ जाते हैं। ये जो चेचक होता है बच्चा, इस चेचक के लिए रेस्पॉन्सिबल जो वायरस होता है, इस वायरस का क्या नाम है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो विषाणु है, जो विषाणु है, जो वायरस है, इस वायरस का नाम होता है वेरिसीला जोस्टर, वेरिसीला जोस्टर, वेरिसीला जोस्टर। ठीक है, वेरिसीला जोस्टर होता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, इसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये जो चिकन पॉक्स है ये कैसा है, ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत अधिक संक्रामक रोग है। चेचक वाले व्यक्ति से आप हाथ मिला लें, चेचक वाले व्यक्ति के टॉवल को आप यूज कर ले, उसके बेड को यूज कर ले, उसके कॉम्ब को यूज कर ले, तो भी स्वस्थ व्यक्ति में चेचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाईली कम्युनिकेबल होता है बच्चा। ठीक है, अत्यधिक क्या हो जाता है, ये आपके पास संक्रामक रोग होता है। अब बात करें कि इसका फैलाव कैसे होता है, फैलाव, ट्रांसमिशन कैसे हुआ। तो ट्रांसमिशन में आपको बताया कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से या उसकी वस्तुओं के द्वारा, जैसे उसके कपड़े हैं या उसके जो भी आर्टिकल्स हैं, ये इससे क्या हो जाता है, आपको हो सकता है। तो ट्रांसमिशन के अंदर हमने बात किया
कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से अथवा उसकी वस्तुओं द्वारा, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, वस्तुओं द्वारा, ठीक है, बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ infected person or through his articles, ठीक है, जैसे उसके बेड हो गए, उसके टॉवल्स हो गए, उन सब के द्वारा क्या हो जाएगा, आपको ये फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंतर्गत संक्रमण अवधि क्या होती है, संक्रमण अवधि क्या हो जाती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 12 से 16 दिनों का होता है, 12 से 16 दिनों का होता है। ठीक है, 12 से 16 दिनों का जो होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बीमारी के। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस बीमारी जो है, इस बीमारी का के अंतर्गत लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स तो इसमें क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको क्या होता है, हेडेक देखने को मिलता है। ठीक है, और त्वचा पर लाल दाने बन जाते हैं। तो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, एंड अकरेंस ऑफ रेडिश स्पॉट ऑन द स्किन, रेडिश स्पॉट ऑन द स्किन। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपके पास बुखार देखने को मिलता है। ठीक है, सिर दर्द हो जाएगा, और त्वचा पर क्या हो जाएगी, त्वचा पर लाल दाने, दानों का बनना, लाल दानों का बनना। तो इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाती है, प्रिवेंशन और क्योर की अगर विषय में आप बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रोगी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, रोगी व्यक्ति को अलग रखा जाता है। और रही बात मेडिसिन की, तो कैलामाइन लोशन का यूज किया जाता है। तो अगर आप बात करेंगे प्रिवेंशन एंड क्योर की, रोकथाम तथा इलाज की बात करेंगे, रोकथाम तथा इलाज, तो यूज ऑफ कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन। ठीक है, और रोगी व्यक्ति को अलग रखा जाता है, कैलामाइन मलहम का उपयोग। ठीक है, चलिए क्लियर। तो यहां पर क्या करेंगे, आज की जो क्लास है इस क्लास को यहां पर हम लोग आज विराम देंगे, क्योंकि आज की जो कक्षा है इस कक्षा का समय जो हो गया है वो हो गया है समाप्त, और इसके बाद की जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप एग्जामपुर के साथ पढ़ते रहें और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।